13 अप्रैल 1984 सुबह के लगभग 4 बजे हिमालय की बर्फीली चोटियों के ऊपर आसमान बिल्कुल शांत था। तापमान -40 डिग्री से नीचे जा चुका था। सांस लेना भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई फेफड़ों के अंदर बर्फ भर रहा हो। और तभी भारतीय सेना के कुछ जवान हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। उनके पैरों के नीचे ऐसी जमीन थी जहां इंसानों का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन माना जाता था। ना पेड़, ना रास्ते, ना कोई आबादी, सिर्फ सफेद मौत। लेकिन उन जवानों के चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था अगर वे आज यहां नहीं पहुंचे तो कल पूरा सियाचिन पाकिस्तान के कब्जे में जा सकता है। दुनिया उस समय सो रही थी, लेकिन हिमालय की बर्फ में एक ऐसी खामोश जंग शुरू हो चुकी थी जो आने वाले दशकों तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बदलने वाली थी। ये कहानी है ऑपरेशन मेघदूत की, एक ऐसे सीक्रेट मिशन की जिसमें भारत ने बिना गोली चलाए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर सियाचिन इतना महत्वपूर्ण क्यों था? ऐसी कौन सी जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिली थी जिसने पूरे देश को हिला दिया? और कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान से पहले पहुंचकर इतिहास बदल दिया? इस कहानी में बर्फ है, मौत है, गुप्त मिशन है और वो साहस है जिसने भारत को हिमालय की सबसे ऊंची दीवार पर हमेशा के लिए खड़ा कर दिया। और इसकी शुरुआत हुई थी एक नक्शे की एक छोटी सी लाइन से। 1947 भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। कश्मीर चल रहा था। दोनों देशों की सेनाएं पहाड़ों और घाटियों में लड़ रही थीं। फिर आया 1949 का कराची समझौता। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लाइन तय की गई। नक्शे पर हर इलाके को चिन्हित किया गया। लेकिन एक जगह आकर लाइन अचानक रुक। वो बिंदु था NJ 9842। उसके बाद सिर्फ एक वाक्य लिखा गया, थेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी इसके बाद उत्तर दिशा की ओर ग्लेशियर तक। बस यहीं से शुरू हुआ भविष्य का सबसे खतरनाक विवाद। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया की सबसे कठिन जगहों में से एक, सियाचिन ग्लेशियर, कभी युद्ध का मैदान बन जाएगा। क्योंकि उस दौर में सियाचिन इंसानों के लिए लगभग बेकार माना जाता था। लेकिन भूगोल कभी बेकार नहीं होता। सियाचिन सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान नहीं था, वो एक रणनीतिक चाबी थी। अगर कोई देश सियाचिन और उसके आसपास की ऊंची चोटियों पर नियंत्रण पा लेता तो वो पूरे काराकोरम क्षेत्र पर नजर रख सकता था। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन और नीचे भारत का लद्दाख क्षेत्र। यानी सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं था, वो एशिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक था। लेकिन कई सालों तक वहां शांति रही। फिर 1970 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत को खतरे का एहसास कराया। पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो परमिट सियाचिन क्षेत्र के लिए जारी किए जा रहे थे। दुनिया के नक्शों में भी धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। कुछ विदेशी नक्शों में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाने लगा। यह सिर्फ नक्शा नहीं था, यह एक रणनीतिक चाल थी। पाकिस्तान धीरे धीरे दुनिया को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि सियाचिन उसी का क्षेत्र है। और भारत को इसका अंदाजा बहुत देर से हुआ। लेकिन जब भारतीय सेना की नजर इस खेल पर पड़ी, तब तक पाकिस्तान काफी आगे बढ़ चुका था। फिर भारतीय सेना की एक अधिकारी ने ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। भारतीय सेना में उन्हें बुल कुमार के नाम से जाना जाता था। वो सिर्फ सैनिक नहीं थे, एक शानदार पर्वतारोही भी थे। 1978 में उन्होंने सियाचिन क्षेत्र का अभियान शुरू किया और जो उन्होंने वहां देखा उसने दिल्ली में बैठे सैन्य अधिकारियों की नींद उड़ा दी। जब उनकी टीम सियाचिन पहुंची तो उन्हें कई विदेशी पर्वतारोहण उपकरण मिले। कुछ जगहों पर पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी के संकेत भी मिले। और सबसे चौंकाने वाली बात, कई विदेशी नक्शों में सियाचिन को पाकिस्तान के नियंत्रण वाला क्षेत्र दिखाया जा रहा था। अब भारतीय सेना को समझ आ गया था कि पाकिस्तान सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे जमीन तैयार कर रहा है।
युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं लड़े जाते, कई बार नक्शों, दस्तावेजों और कूटनीति से भी देश कब्जा किए जाते हैं, और पाकिस्तान यही कर रहा था। उस समय पाकिस्तान की रणनीति बेहद चालाक थी। पहले विदेशी पर्वतारोहियों को अनुमति दो, फिर दुनिया को दिखाओ कि ये इलाका तुम्हारे नियंत्रण में है, और फिर सही समय पर सेना भेज दो। अगर पाकिस्तान सियाचिन की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लेता तो भारत के लिए उसे वापस लेना लगभग असंभव हो जाता, क्योंकि पहाड़ों में लड़ाई का एक नियम होता है, जो ऊपर है वही मजबूत है। ऊंचाई पर बैठा सैनिक नीचे वाले दुश्मन पर आसानी से हमला कर सकता है, और सियाचिन की चोटियां इतनी ऊंची थीं कि वहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती थी। भारतीय सेना ने तुरंत रिपोर्ट तैयार की, लेकिन दिल्ली में कुछ लोगों को लगा कि इतनी खतरनाक जगह पर युद्ध की कल्पना करना भी पागलपन है। आखिर कौन सा देश ऐसी जगह सेना भेजेगा जहां ठंड इंसान को मिनटों में मार सकती है? लेकिन पाकिस्तान सच में तैयारी कर रहा था, और इसकी सबसे बड़ी पुष्टि तब हुई जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक बेहद गुप्त जानकारी मिली। पाकिस्तान ने बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक आर्कटिक कपड़े और बर्फीले युद्ध के उपकरण ऑर्डर किए थे। ये सामान साधारण सैनिकों के लिए नहीं था, ये उन सैनिकों के लिए था जो सियाचिन जैसे इलाके में तैनात होने वाले थे। भारत को समझ आ गया, समय बहुत कम है। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच गया तो भारत को हिमालय में एक स्थायी रणनीतिक नुकसान हो जाएगा। और तभी भारतीय सेना ने एक ऐसा मिशन तैयार किया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। भारत को जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान अप्रैल 1984 में सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी कर चुका है। यानी अब ये दौड़ बन चुकी थी, जो पहले पहुंचेगा वो इतिहास लिखेगा। भारतीय सेना ने फैसला किया कि पाकिस्तान से पहले सियाचिन की महत्वपूर्ण चोटियों और दर्रों पर कब्जा करना होगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे बिलाफोंड ला, सियाला और ग्योंगला। ये दर्रे सियाचिन की रणनीतिक चाबियां थीं, लेकिन वहां पहुंचना ही मौत को चुनौती देना था। सियाचिन ग्लेशियर लगभग 76 किलोमीटर लंबा है। ऊंचाई कई जगह 20,000 फीट से भी ज्यादा। इतनी ऊंचाई पर शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, खून जमने लगता है, दिमाग सुन्न होने लगता है। कई सैनिक बिना दुश्मन को देखे ही मर सकते थे, लेकिन भारतीय सेना ने फैसला कर लिया था। मिशन को पूरी तरह गुप्त रखा गया, यहां तक कि कई सैनिकों को आखिरी समय तक नहीं बताया गया कि वे कहां जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को तैयार किया गया। उन छोटे हेलीकॉप्टरों को बर्फीले तूफानों और पतली हवा के बीच उड़ना था। एक छोटी सी गलती और पूरा हेलीकॉप्टर बर्फीली खाई में गायब हो सकता था। लेकिन भारतीय सेना के पास अब पीछे हटने का विकल्प नहीं था। और फिर आया 13 अप्रैल 1984, वो दिन जब हिमालय की चुप्पी टूटने वाली थी। 13 अप्रैल 1984 की सुबह भारतीय सेना के जवान बेहद खराब मौसम के बीच आगे बढ़ रहे। कई जवानों ने सफेद बर्फ में घंटों तक पैदल मार्च किया, कुछ को हेलीकॉप्टरों से उतारा गया। तापमान इतना कम था कि हथियारों की धातु तक जम रही थी, लेकिन मिशन स्पष्ट था, पाकिस्तान से पहले चोटियों पर पहुंचो। और भारतीय सेना सफल रही। भारतीय जवानों ने बिलाफोंड ला और सियाला जैसे महत्वपूर्ण दर्रों पर कब्जा कर लिया। जब पाकिस्तान की सेना कुछ समय बाद वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि भारतीय तिरंगा पहले से लहरा रहा है। पाकिस्तानी सेना हैरान रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी और इतनी ऊंचाई पर सैनिक तैनात कर देगा। यही था ऑपरेशन मेघदूत की सबसे बड़ी सफलता। भारत ने बिना बड़े युद्ध के रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल संघर्ष तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान ने सियाचिन छोड़ने से इनकार कर दिया। और फिर शुरू हुई दुनिया की सबसे ऊंची जंग। सियाचिन में युद्ध का मतलब सिर्फ दुश्मन से लड़ना नहीं था, असल दुश्मन था मौसम। यहां सैनिकों को गोली से ज्यादा खतरा था हिमस्खलन से, फ्रॉस्ट बाइट से, ऑक्सीजन की कमी से और बर्फीले तूफानों से। कई बार जवान नींद में ही मर जाते थे, कई सैनिकों के हाथ पैर गल जाते थे। सियाचिन में एक कहावत मशहूर हुई, यहां दुश्मन से पहले मौसम मारता है। भारतीय सेना को हर चीज हेलीकॉप्टर से पहुंचानी पड़ती थी, खाना, गोला बारूद, दवाइयां, यहां तक कि पानी भी कई बार बर्फ पिघलाकर बनाया जाता था।
एक सैनिक को सियाचिन में जिंदा रखने की लागत बेहद ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भारत पीछे नहीं हटा, क्योंकि अगर भारत सियाचिन छोड़ देता तो पाकिस्तान और चीन के बीच रणनीतिक संपर्क और मजबूत हो सकता था। भारतीय सेना ने धीरे धीरे वहां स्थायी पोस्ट बनानी शुरू की। इनमें से कई पोस्ट ऐसी थीं जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। फिर आया एक ऐसा दौर जब सियाचिन में भारत को सबसे बड़ा खतरा मिला, और उस खतरे का नाम था कायदे पोस्ट। 1980 के दशक के आखिर में पाकिस्तान ने एक बेहद ऊंची पोस्ट पर कब्जा कर लिया। उन्होंने उसका नाम रखा कायदे पोस्ट। यह पोस्ट इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां से भारतीय गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। पाकिस्तानी सैनिक ऊंचाई के कारण रणनीतिक बढ़त में थे। भारत के लिए यह बड़ा खतरा बन चुका था। कई प्रयास हुए, लेकिन मौसम और कठिन भूगोल के कारण सफलता नहीं मिली। फिर भारतीय सेना ने एक साहसी मिशन तैयार किया। जून 1987, भीषण बर्फीला तूफान चल रहा था। ऐसे मौसम में हमला करना लगभग आत्मघाती माना जाता था, लेकिन यही भारत की रणनीति थी। भारतीय सैनिक बेहद कठिन रास्तों से चढ़ाई करते हुए ऊपर पहुंचे। कई जगह उन्हें बर्फ की सीधी दीवारों पर चढ़ना पड़ा, और फिर करीबी लड़ाई शुरू हुई। हाथों से, ग्रेनेड से, संगीनों से। आखिरकार भारतीय सेना ने पोस्ट पर कब्जा कर लिया। कायदे पोस्ट अब भारत के नियंत्रण में थी। बाद में इसका नाम बदलकर रखा गया बाना पोस्ट। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये मानव साहस की सबसे बड़ी मिसालों में से एक थी। जब लोग युद्ध के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में गोलियां और टैंक आते हैं, लेकिन सियाचिन अलग था। यहां कई जवान दुश्मन को दिखे बिना शहीद हुए। कुछ हिमस्खलन में दब गए, कुछ ऊंचाई की बीमारी से मरी, कुछ ठंड में जम गई। सियाचिन ने दोनों देशों से हजारों जवानों की जान ली, और दर्दनाक बात यह थी कि उनमें से बड़ी संख्या मौसम की वजह से मरे। लेकिन इसके बावजूद भारत सियाचिन से पीछे नहीं हटा, क्योंकि अब यह सिर्फ जमीन नहीं रह गई थी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन चुका था। अगर भारत सियाचिन खो देता तो पूरा लद्दाख क्षेत्र खतरे में पड़ सकता था। भारत ने वहां सड़कें, सप्लाई सिस्टम और विशेष प्रशिक्षण विकसित किया। भारतीय सेना दुनिया की सबसे अनुभवी हाई ऑल्टीट्यूड फोर्स में बदल गई। सियाचिन ने भारतीय सेना को बदल दिया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत इतनी ऊंचाई पर लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने सिर्फ टिककर नहीं दिखाया, बल्कि मजबूत पकड़ बना ली। भारत की सफलता के पीछे कई कारण थे। तेज निर्णय, वायुसेना का साहस, सैनिकों की मानसिक ताकत और रणनीतिक दूरदृष्टि। भारत समझ चुका था कि भविष्य में चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ बड़ा खतरा बन सकता है। सियाचिन उस गठजोड़ के बीच एक मजबूत दीवार था। आज भी सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। वहां अब भी वही ठंडी हवाएं चलती हैं, वही जानलेवा खामोशी है, वही सफेद मौत। लेकिन उन चोटियों पर तिरंगा भी लहरा रहा है, और वो तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो उन जवानों की सांसों से बना है जिन्होंने दुनिया की सबसे कठिन जगह पर खड़े होकर कहा, हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे। 13 अप्रैल 1984 को भारत ने सिर्फ सियाचिन पर कब्जा नहीं किया था, उस दिन भारत ने हिमालय की छत पर अपना संकल्प लिख दिया था। एक ऐसा संकल्प